हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं गेट 2011 जियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है गेट 2011 जियोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा है इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ डे ऑन द अर्थ एट द रेट ऑफ 2.4 मिली सेकेंड पर 100 ईयर इज ड्यू टू। तो अगर एक तरह से जो आपके अर्थ के ऊपर डे की जो लेंथ है, अगर उसके अंदर कोई इंक्रीमेंट आता है वो भी नियरली 2.4 मिली सेकेंड पर 100 ईयर्स के अंदर, तो वो जनरली किस वजह से के अंदर होता है? प्रोलेट टाइडल बल्ज की वजह से, टाइडल फ्रिक्शंस की वजह से, स्प्रिंग टाइड की वजह से, या फिर जो है बॉडीली अर्थ टाइड की वजह से। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा वन बाय वन सभी चीजों को एक तरह से। देखिए, ये आपके प्लानिटरी साइंस के अंदर जो भी एक तरह से, अब क्योंकि ये अर्थ की रिलेटेड है और जितना भी जैसे कि टाइड्स के बारे में बात चल रही है, ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी एक्सटर्नल फोर्स वहां पे अप्लाई हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली लूनार। तो इफेक्ट्स ऑफ लूनार टाइडल फ्रिक्शंस ऑन द लेंथ ऑफ द डे के बारे में जनरली पूछा जा रहा है, जिसका रिलेशन कहीं ना कहीं अर्थ के रोटेशन के साथ भी है। अब सीधी सी बात है, एक तरह से अर्थ का जो रोटेशनल वेक्टर होता है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है सन, मून या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ही अफेक्ट करता है, ये हमें पता है। रोटेशन और ओरिएंटेशन जो होता है एक तरह से रोटेशनल एक्सिस का, उसका भी रेट जो है वो टाइम के साथ लगभग एक तरह से चेंज होता रहता है, वो कोई कांस्टेंट नहीं होता है। ये हमें मिलानकोविच साइकिल से भी एक तरह से बिल्कुल जो है पता है। अब इसी चीजों को थोड़ा सा समझने के लिए एक इमेज ले लेते हैं। ठीक है, तो जनरली ये है आपके जैसे कि तीन इमेज है। अलाइनमेंट ऑफ द प्रोलेट टाइडल बल्ज ऑफ द perfectly elastic earth along the line of the center of the earth moon pair, ये काइंड ऑफ जैसे कि क्योंकि बल्ज के बारे में बोला गया है, ठीक है, वो भी प्रोलेट बल्ज के बारे में, तो आपका पहला ऑप्शन है, लेकिन करेक्ट है नहीं है वो बाद में देखेंगे। तो इट्स योर प्रोलेट टाइडल बल्ज के रिगार्डिंग बिल्कुल बोला गया है। अब क्या प्रोलेट टाइडल बल्ज की वजह से अर्थ के एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो डे की जो लेंथ होती है, क्या उसके अंदर जो चेंज या इंक्रीज आया है नियरली 2.4 मिली सेकेंड पर 100 या फिर 100 ईयर्स के अंदर, क्या इस वजह से हुआ है या फिर नहीं हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सीधी सी बात है, दिस इज योर अर्थ और ये है आपका कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है मून, जहां पे अगर अर्थ और लूनर टाइडल फोर्स को अगर इलास्टिकली और एक तरह से परफेक्टली अगर रिएक्ट करता है, तो अर्थ और मून के बिल्कुल जो है बीच में से आपको एक सेंट्रल लाइन देखने को मिलती है, जो कि एक तरह से प्रोलेट टाइडल बल्ज के अलॉन्ग एक तरह से अलाइन होती है। एंड दिस डार्कर पार्ट इज नथिंग बट बिल्कुल आपका प्रोलेट जो टाइडल आपका बल्ज बन रहा है वो। अब हालांकि अर्थ के ऊपर जो ओशन है, उस ओशंस के अंदर या फिर जो सी है उसके अंदर जो मोशन है वो एक तरह से इंस्टेंटेनियस नहीं होता है। एक तरह से अर्थ के अंदर जो सॉलिड पार्ट है वो भी टाइडल रिस्पॉन्स की वजह से पार्टली अनइलास्टिक जनरली होता है, और इन्हीं फीचर्स की वजह से बिल्कुल जो है स्लाइटली एक तरह से डीले आता है टाइम के अंदर। और जनरली मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल जब हाई टाइड बिल्कुल जो है एक तरह से एक पर्टिकुलर अमाउंट पे रीच होती है, और वो जो डिले होता है वो नियरली बिल्कुल जो है 12 मिनट्स का बिल्कुल जो है देखा गया है। अब ये टाइम जरूर एक तरह से शॉर्ट है बिल्कुल, यानी कि जो छोटा सा बिल्कुल टाइम है, लेकिन इस छोटे से टाइम के अंदर ही बहुत कुछ चीजें होती है। इसी छोटे से टाइम के अंदर अर्थ का बिल्कुल जो है रोटेशन वो मैक्सिमम टाइड के लाइन के अलॉन्ग बिल्कुल जो है एक सेंट्रल टाइम जो आपकी जो लाइन दिख रही है बिल्कुल इसी से बिल्कुल जो है एक तरह से डिफ्लेक्ट होकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। लगभग इसी छोटे से टाइम के अंदर बिल्कुल ये जो है एक तरह से 2.9 डिग्री से बिल्कुल जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल जो है आगे निकल चला जाता है। और यही पे एक टर्म आती है जिसको एक तरह से टाइडल लैग बोला जाता है। जनरली टाइडल लैग एक स्मॉल फेज डिफरेंस को कहा जाता है, जहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर आप ये कंसिडर कर सकते हो, हमेशा ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शंस के अंदर अलग तरीके से बिल्कुल रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो जो भी आपके एक तरह से रोटेटिंग अर्थ के ऊपर जो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, जो कि एक तरह से एक आपके जो इनिशियली हमने एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी, ऑब्वियसली एक रोटेटिंग अर्थ के ऊपर का पॉइंट जब एक तरह से अंडर द लाइन, यहाँ पे ऑब्वियसली जो पर्टिकुलर लाइन है उसके नीचे बिल्कुल जो है मैक्सिमम टाइम जो कि एक तरह से या फिर मैक्सिमम टाइड का बिल्कुल जो है 12 मिनट का टाइम बिल्कुल जो कंसिडर किया जाता है, उसके बाद अगर एक तरह से अगर पास होता है तो उसी को जनरली बिल्कुल जो है टाइडल लैग वगैरह बोला गया है। अब क्योंकि टाइडल लैग जो है एक तरह से बिल्कुल ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून और एक तरह से टाइडल बल्ज जो है इनकी वजह से कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है बनता है, जहां पे अब ऑब्वियसली इसके नियरर जो पार्ट है वो एक तरह से F2 और एक तरह से जो फार मोस्ट पार्ट है वो तो एक तरह से बिल्कुल जो है F1 बिल्कुल, यानी कि आप साइड बोल सकते हो F2 एंड F1 साइड बिल्कुल एक तरह से। अब हुआ क्या है कि ये अब जो हमने सेंट्रल लाइन बोली थी उसके अंदर एक तरह से कोलिनियर वगैरह बिल्कुल जो है नहीं है, और यही पे हम बोल सकते हैं कि एक तरह से ये जो F2 है ये एक तरह से एक
कंप्लीटली हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक्ट होता है कंपेयर टू बिल्कुल द है आपका F1। और इसकी वजह से होता क्या है, तो जनरली इसी की वजह से जनरली एक तरह से एक टॉर्क और या फिर टाइडल टॉर्क डेवलप होता है। जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव होती है उसके एग्जैक्टली अपोजिट एक्चुअली ये टाइडल टॉर्क बिल्कुल जो है जनरेट होता है या फिर प्रोड्यूस होता है बिल्कुल। अब इस टाइडल टॉर्क की वजह से ही बिल्कुल जो है एक तरह से इस रोटेशंस के अंदर एक तरह से बिल्कुल जो है डिक्रीमेंट आता है, क्योंकि ये टाइडल टॉर्क बिल्कुल जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ब्रेक के तौर पे बिल्कुल जो अर्थ का जो रेट ऑफ रोटेशन होता है उसके लिए एज अ ब्रेक के तौर पे बिल्कुल जो है काम करता है। और इसी की वजह से बिल्कुल जो है ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे बिल्कुल जो है ये रोटेशंस को कहीं ना कहीं बिल्कुल स्लो डाउन करते रहता है, ठीक है, एक तरह से। अब क्योंकि स्लो डाउन के बारे में था हम जो बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, एक तरह से, तो इट विल एक तरह से डिसलरेटिंग जो टॉर्क है वो। अब यहां पे जो बोला गया था वो अलग चीज थी, वो था कि भाई इंक्रीज के बारे में। तो ये तो ठीक है कि भाई प्रोलेट टाइडल बल्ज की वजह से बिल्कुल जो है इतना कुछ होगा नहीं। रही बात टाइडल फ्रिक्शंस की, तो हाँ, टाइडल फ्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो टाइडल फ्रिक्शंस की वजह से जनरली बिल्कुल जो है आपको एक तरह से इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास कंप्लीट रेफरेंस ये, दिस इज द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द लेंथ ऑफ द डे डिड्यूस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोलर एंड लूनर इक्लिप्स बिटवीन द, ठीक है, एक रेंज है। सो इट्स योर, अब यहाँ पे दो चीजें, एक है बेबीलोनियन एंड अरेबियन, एक्चुअली दोनों बोथ और हम बोल सकते हैं कि एक तरह से एस्ट्रोनॉमर्स है और दोनों के अलग अलग एक्चुअली बिल्कुल जो है ऑब्जर्वेशन दो अलग अलग तरीके से लिए गए हैं, ठीक है। उनमें से हम बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली 2.4 मिलीसेकंड पर 100 ईयर बिल्कुल जो है टाइडल फ्रिक्शंस की वजह से बिल्कुल जो आपको ये देखने को मिलता है, ये एक काइंड ऑफ थ्योरी के बेस पे होता है। So this is the tidal deceleration या decelerations of the earth is manifested in the gradual increase in the length of the day, and this effect is very small, and the tidal theory predict the increase in the length of the day of only 2.4 millisecond per century, जो कि है, और obviously this is from due to the tidal frictions की वजह से। Observation of the phenomena are based on the ancient historical records of lunar and solar eclipses and on telescopically observed occurrences of stars and by the moons. The current rate of the rotation of the earth can be measured with the accurate atomic clock and the so on, बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। So हाँ, the rate of increase in the length of the day inferred from the tidal theory which is nearby your 2.4 milliseconds per century के context में हम बोल सकते हैं, which is refers to the tidal friction के context में, बिल्कुल। तो ऑप्शन 2 जो है वो तो है यहाँ पे करेक्ट। अब रही बात स्प्रिंग टाइड की या नीप टाइड वगैरह भी होते हैं बिल्कुल एक तरह से, तो उसकी वजह से जो एक तरह से डे या लेंथ ऑफ डे है उसके अंदर भी एक तरह से बहुत ज्यादा कुछ इंक्रीमेंट या फिर बिल्कुल जो है जो रेंज मेंशन्ड रेंज ऑफ इंक्रीमेंट वगैरह बिल्कुल जो है आपको जनरली नहीं देखने को मिलती है। अब ऑब्वियसली दीज आर योर सिचुएशन कंडीशंस ऑफ सन मून एंड अर्थ, ठीक है, एक तरह से जहां पे अपोजिशंस और कंजक्शंस के दरमियान जब एक तरह से हाई टाइड का आप जिक्र करते हो, ठीक है, विच इज unusually high tide at the opposition and conjunctions are called generally spring tides, जो आपको एक तरह से मेंशन कर दिया है। वहीं पे अगर आप लो टाइड का मेंशन करते हो ऑन quadratures, लो टाइड्स एट द क्वाड्रेचर्स आर कॉल्ड योर नीप टाइड्स, तो जनरल नीप टाइड होते हैं, लेकिन वहां पे आपको जो लेंथ ऑफ डे है उसके अंदर इतना चेंज वेंज बिल्कुल जो है नहीं देखने को मिलता है। सेम विद द बॉडीली अर्थ टाइड्स के रिगार्डिंग भी है, वहां पे भी आपको बिल्कुल जो है एक तरह से अर्थ के ऊपर जो लेंथ ऑफ डे है उसके अंदर बिल्कुल जो है आपको इतना ग्रेजुअल या फिर इंक्रीमेंटल चेंजेस वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। सो बॉडीली अर्थ टाइड जो कि टाइडल डिफॉर्मेशनल करस्पॉन्डेंस टू द रिडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मास व्हिच मॉडिफाइज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द अर्थ एंड ऑगमेंटेड, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एलिवेशंस ऑफ द फ्री सरफेस के कंटेक्स्ट में हम बोलते हैं, वहां पे भी आपको एक तरह से बिल्कुल जो है इतना चेंज वगैरह नहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन एक ही बचता है बी, विच इज करेक्ट, टाइडल फ्रिक्शन which is responsible for the increase in the length of the day on the earth at the rate of 2.4 millisecond per 100 years is, ठीक है। लेकिन एक और है, सिर्फ इस जो इंक्रीमेंट है इस इंक्रीमेंट के लिए सिर्फ टाइडल फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि सिर्फ टाइडल फ्रिक्शन जो है ये अकेला मैकेनिज्म जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अफेक्ट नहीं करता है अर्थ के रोटेशंस को और उसके लेंथ को। इसके अलावा भी बाकी के मैकेनिज्म्स बिल्कुल है, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है विथ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड कोर हम बोल सकते हैं, वो भी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल है एक तरह से इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ डे के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो, लेकिन वहां पे ऑप्शन में है नहीं, तो ऑब्वियसली टाइडल फ्रिक्शन इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जहां पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव हीट इन द अर्थ क्रस्ट। तो बेसॉल्ट अर्थ
के क्रस्ट में सबसे ज्यादा हीट को कंट्रीब्यूट करता है या रिलीज करता है क्या, या गैब्रो या ड्यूनाइट या ग्रेनाइट? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, तो ऑब्वियसली ग्रेनाइट है। जब भी रेडियो एक्टिव हीट्स की बात आती है तो ग्रेनाइट का हम जनरली बिल्कुल जो है जिक्र करते हैं। अब इसलिए जिक्र करते हैं क्योंकि ग्रेनाइट के अंदर हम बोल सकते हैं जितने भी रेडियो एक्टिव, जैसे कि ऑब्वियसली आपका यूरेनियम का तो मेन सोर्स ही ग्रेनाइट है। ऐसा नहीं कि यूरेनियम आपको सिर्फ ग्रेनाइट के अंदर ही मिलता है, आपको सैंडस्टोन एंड कॉन्ग्लोमरेट्स के अंदर भी रेफरेंस मिल जाएगा यूरेनियम का, बट ग्रेनाइट के अंदर आप मेन सोर्स के तौर पे बिल्कुल जो है एक तरह से बोल सकते हो। हीट जनरेशंस की बात करें तो एक कंटेक्स्ट में बिल्कुल जो हीट जनरेशंस को थोड़ा सा बिल्कुल जो रेफर कर लेते हैं। तो दिस वन इज योर एस्टिमेटेड या एक तरह से एस्टिमेशन ऑफ रेडियो एक्टिव हीट प्रोडक्शंस और जनरेशंस इन सिलेक्टेड रॉक टाइप्स बेस्ड ऑन हीट प्रोडक्शन रेट्स बिल्कुल जो है। ग्रेनाइट है, अल्कली बेसॉल्ट, थोलिकेट बेसॉल्ट, पेरियोडोटाइट, ड्यूनाइट्स, उसमें से आई थिंक ग्रेनाइट है हमारा ऑप्शंस के अंदर, ड्यूनाइट है, आई थिंक गैब्रो था और बेसॉल्ट था शायद, ठीक है एक तरह से। कॉन्ड्राइट्स, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द मैंटल, बिल्कुल ठीक है एक तरह से। सो ग्रेनाइट विल कंट्रीब्यूट, जो हीट प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है एक तरह से बिल्कुल सबसे ज्यादा आपको बिल्कुल जो हीट प्रोडक्शंस के अंदर ये देखने को मिलेगा कंपेयर टू बेसॉल्ट। फिर चाहे वो अल्कली हो या फिर थोलिटिक हो, दोनों बेसॉल्ट, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा कम है, 18 ही है। अगर ड्यूनाइट को कंपेयर करें तो ड्यूनाइट इज जस्ट बहुत ज्यादा कम अमाउंट के अंदर है, बिल्कुल स्लाइटली या निग्लिजिबल आप बिल्कुल बोल सकते हो। है नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल इट्स वेयर नियरली 2.6 बिल्कुल जो है एक तरह से। तो ऑप्शंस के अंदर हमारे पास जो थे, ठीक है एक तरह से। सो अगर कंपैरेटिव हम बात करें तो ऑब्वियसली ग्रेनाइट के अंदर आपको सबसे ज्यादा हीट प्रोडक्शंस देखने को मिलता है। ड्यूनाइट, बेसॉल्ट एंड गैब्रो के अंदर ऑब्वियसली बिल्कुल जो है आपको बहुत कम या निग्लिजिबल या ना के बराबर बिल्कुल जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं, अगर कंपेयर करते हो उनको ग्रेनाइट से। तो ऑब्वियसली ग्रेनाइट जो है आपका एक तरह से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव हीट एक तरह से बिल्कुल जो है हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शंस के तौर पे या फिर हीट प्रोड्यूस के तौर पे बिल्कुल जो है इसको रेफर किया जाता है। अब ग्रेनाइट के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए ग्रेनाइट के अंदर आपको पता है कि मेन जो है वो आपका एक तरह से अल्कली फेल्ड्स्पार और आपका बिल्कुल जो है एक तरह से क्वार्ट्ज है। अब क्वार्ट्ज के अंदर तो ऑब्वियसली SiO2 है, लेकिन अल्कली फेल्ड्स्पार के अंदर जो पोटेशियम है तो ये पोटेशियम रिच भी एक तरह से बिल्कुल जो है एक हम बोल सकते हैं एज एन सोर्स के तौर पे बिल्कुल जो है काम करता है एज एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर। So in order to be significant source of the heat, a radioactive isotope must have a half-life comparable to the age of the earth, ठीक है। The energy of its decay must be fully converted to heat and the isotope must be sufficiently abundant। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। पर्टिकुलर रॉक बोल देने से नहीं होता है, उस पर्टिकुलर रॉक के अंदर किसी ना किसी तौर पे बिल्कुल जो है पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रेजेंस रहना भी जरूरी होता है। The main isotopes that fulfill these conditions are uraniums, thoriums and potassiums। और ऑब्वियसली पोटेशियम की अगर हम बात करें तो आपके ग्रेनाइट के अंदर जो है अल्कली फेल्ड्स्पार के अंदर पोटेशियम फेल्ड्स्पार ऑलरेडी प्रेजेंट्स है। याद रखना ऐसा नहीं कि सिर्फ पोटेशियम फेल्ड्स्पार, ये तो एक तरह से हम मिनरोलॉजिकली रेफरेंस बोल रहे हैं, मिनरोलॉजिकल, लेकिन यूरेनियम भी एक तरह से आपके ग्रेनाइट के अंदर एक्चुअली जो है प्रेजेंस रहता है, ठीक है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोलिए या फिर जो है और के फॉर्म में बोले, बिल्कुल एक तरह से रहता है। ओके, रही बात ड्यूनाइट की वगैरह की थी तो ऑब्वियसली ड्यूनाइट के अंदर बहुत ज्यादा कम अमाउंट के अंदर है। द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रेडियोजेनिक हीट सोर्स is in the granitic rock in the upper continental crust। और रेफरेंस भी हमको जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है वो एक तरह से अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही एक तरह से बिल्कुल जो है पूछा है। सो हाँ, इन सभी रॉक्स में से जो ग्रेनाइट है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है रेडियो एक्टिव हीट के प्रोडक्शंस के लिए, बिल्कुल। सो आंसर इज ग्रेनाइट, ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर पूछा है कि द पी वेव वेलोसिटी ऑफ द अर्थ्स मेंटल एट द मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी इज। तो बॉर्डर के, मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी बोल दिया तो ऑब्वियसली बॉर्डर की बात करें तो उस बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल जो है पी वेव की वेलोसिटी कितनी रहेगी, 5.5, 6, 7 या फिर जो है 8। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कितना रह सकता है और एक रेफरेंस ले लेते हैं। तो मोहरविसिक की जब आप बात करते हो एक तरह से तो देयर इज मोह, ठीक है एक तरह से। तो आपके क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट एंड मेंटल को सेपरेट करने वाली बिल्कुल जो डिसकंटिन्यूटी है, अपर एंड लोअर को ऑब्वियसली वो कॉन्राड वगैरह करती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है अगर आप पी वेव की वेलोसिटी अगर ले तो यहाँ पे इट्स नियरली 8
एक तरह से बिल्कुल जो है किलोमीटर पर सेकंड के अंदर है। अब सेम इफ यू टेक इट हियर, ठीक है, एक तरह से दिस योर अपर मेंटल जहां पे बिल्कुल ये होता है एंड इट्स समवेयर हियर, इट्स 5 6 7 एंड 8, नियर बाय 8 है। अब हर जगह पे आपको ये थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइटली अलग अलग मिलेगा क्योंकि जो रेफरेंसेस लिए जाते हैं बुक से वो हर आपको ये समझना होगा कि ये जो वैल्यूज हर बुक के अंदर आपको थोड़ी सी स्लाइटली चेंज मिलेगी, वो इसलिए क्योंकि हर साल ये जो एक तरह से बिल्कुल जो वैल्यूज है सिस्मिक वेलोसिटीज की हो या सिस्मिक किसी भी बिल्कुल जो है चेंजेस की हो, वो हर साल कहीं ना कहीं बिल्कुल जो करेक्ट होती रहती है। अगर आप 1990s का कोई बुक पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि उसके अंदर का डाटा ऑब्वियसली कंप्लीटली डिफरेंट कंपेयर टू द 1940s एंड ऑब्वियसली बिल्कुल 2040s और एक तरह से 2024 स्लाइटली चेंजेस सिस्मिक डाटा के अंदर बिल्कुल जो आने वाला है, स्लाइटली 8 का 8 ही नहीं होगा, 8 का 8.1 हो या फिर नियरली बिल्कुल जो 7.5 के रेफरेंस के अंदर बिल्कुल जो है देखने को मिल जाएगा। सो ऑब्वियसली जो रेफरेंस है हमारे लिए मोहो के बारे में, तो एट द मोहो क्रस्ट और आपके मेंटल के बाउंड्री के ऊपर आपकी पी वेव की वेलोसिटी अगर हम देखें तो इट्स योर नियर बाय 8। एग्जैक्ट अगर चाहिए तो वो एग्जैक्ट एक्चुअली 7.6 है, ठीक है। सो द पी वेव वेलोसिटी एक्सीडेड समवेयर बिल्कुल 7.6 के भी ऊपर बिल्कुल जो है बोली जाती है। बहुत सारे बुक्स के अंदर एक रेफरेंस के तौर पे इसका एवरेज भी लिया जाता है। तो फिलहाल हमारे लिए जो एवरेज है कि पी वेव वेलोसिटी ऑफ द अर्थ मेंटल एट द मोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी ऑब्वियसली 7.6 को वो एक्सीड कर जाती है, यानी कि इट्स नियरली बिल्कुल 8 है। अब ऑब्वियसली बाकी के भी हम नियरली यानी कि एवरेज बिल्कुल लिया जाता है। अगर आप बात करते हो क्रस्ट की तो ऑब्वियसली आपके पास एक तरह से अपर क्रस्ट है, आपके पास लोअर क्रस्ट है, तो जनरली आपकी पी वेव वेलोसिटी बिल्कुल जो है एक तरह से अपर क्रस्ट के अंदर नियर बाय स्टार्ट होती है। ये एवरेजली बात कर रहा हूं, 6.1 से लोअर क्रस्ट तक जाते जाते बिल्कुल ये 6.8 तक बिल्कुल जो है रीच हो जाती है। वही अगर आप मेंटल की बात करते हो, ये एवरेज की बात चल रही है, ये ऑब्वियसली स्लाइटली चेंज हो सकता है अगर आप डिफरेंट बुक को अगर फॉलो करते हो तो सभी बुक के अंदर एक डाटा तो मिलने नहीं वाला है। मेंटल के अंदर भी ऑब्वियसली वी हैव द एक तरह से अपर मेंटल एंड वी हैव द लोअर मेंटल। अपर मेंटल के अंदर बिल्कुल जो ये रेंज चली जाती है 7.5 से लेकर, अब क्योंकि मेंटल के अंदर एंटर हो चुका है तो ऑब्वियसली ये रेंज है आगे बढ़ेगी अप टू द 11 बिल्कुल, और वहीं पे लोअर मेंटल तक के अंदर बिल्कुल जो है 11 से लेकर 14 तक, सम बुक्स के अंदर ये 13.9 तक ही बोला गया है, इट्स नियरली बिल्कुल जो 14 तक बिल्कुल जो है पहुंच जाता है। सो ऑब्वियसली अगर सबसे ज्यादा पी वेव वेलोसिटी कहां पे है तो वो लो एक तरह से आपके लोअर मेंटल के अंदर एट द बॉटम मोस्ट स्पॉट और द बाउंड्री ऑफ लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के ऊपर है, जो नियरली 14 तक बिल्कुल जो है चली जाती है पी वेव वेलोसिटी। और आखिरी में अगर हम कोर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी हैव द आउटर कोर एंड द इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर के अंदर बिल्कुल जो है ऑब्वियसली पी वेव हो या फिर आपकी एस वेव हो, आउटर कोर के अंदर तो ऑब्वियसली एस वेव बिल्कुल जो है गायब हो जाती है। पी वेव की बात करें तो इट्स विल बी रिड्यूस होकर बिल्कुल जो है एक तरह से नियर बाय 8 तक चली जाती है, और इनर कोर के अंदर थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज होकर नियरली 11.2 तक बिल्कुल जो है ऑब्वियसली पहुंच जाती है। सो हाँ, हमें सिर्फ एक तरह से मोरोविसिक का बिल्कुल जो है पूछा था, यानी कि क्रस्ट मेंटल बाउंड्री के आसपास बिल्कुल, तो इट्स ऑब्वियसली 7.6 को एक्सीड कर जाती है। द नियर बाय वैल्यू जो है इन सभी के अंदर आपका 8 किलोमीटर पर सेकंड के अंदर है। हर एक बुक के अंदर हर एक इमेजेस के अंदर आपको स्लाइटली वेरिएशन मिलने ही वाला है, एक तरह से एग्जैक्ट करेक्ट डाटा नहीं है, ये बुक्स है और सालाना इसके अंदर बिल्कुल अपडेशंस इस डाटा के अंदर यानी कि सिस्मिक डाटा के अंदर चलते रहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो है यहां पे करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे पूछा है कि वेरिएशन ऑफ द जियोमैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व ओवर द लास्ट 500 ईयर्स। अब ये बहुत बड़ा लंबा समय हो गया है, इतने लंबे समय को जियोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर या इतने लंबे समय के वेरिएशंस को जियोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिल्कुल जो है हम सेक्युलर वेरिएशंस बोलते हैं। इंडिकेट दैट द डायपोल मोमेंट, डायपोल यानी कि आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इंडिकेट दैट द डायपोल मोमेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन, तो एक तरह से पिछले 500 सालों के अंदर जो वेरिएशन ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड है जो एक्चुअली ऑब्जर्व किया है, विच इंडिकेट, वो क्या इंडिकेट करता है कि भाई एक तरह से डायपोल मोमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कांस्टेंट है या फिर फ्लक्चुएट है, एक तरह से रैंडमाइज फॉर्मेट के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या है, ठीक है, उस कंटेक्स्ट के अंदर जनरली ये पूछा है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि वी सिंपली कॉल्ड इट एज एन सेक्युलर वेरिएशंस। सेक्युलर वेरिएशंस के अंदर अगर दिखाने के लिए ओके, ठीक है, तो जनरली पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो आपको क्वेश्चन पूछा या स्टेटमेंट पूछा है उस स्टेटमेंट के अंदर आपको रेफरेंस जो है वो 500 ईयर्स का दिया है, बहुत लंबा समय हो जाता है, सेंचुरीज ऑब्वियसली बिल्कुल जो है इतने बड़े टाइम के लिए बिल्कुल जो एक तरह से रेफरेंस लिया गया है उसको हम बोलते हैं सेक्युलर वेरिएशंस। At any particular place, or we can say the slow change of the field only become appreciable over decades or centuries of observation, and so they are called secular variations। एक लैटिन
वर्ड से लिया गया बिल्कुल एक टर्म है, जहां पे साइक्युलम का मतलब होता है लॉन्ग एज, एक लंबे समय का। दे आर मैनिफेस्ट एज वेरिएशन ऑफ बोथ डायपोल एंड नॉन डायपोल कंपोनेंट्स ऑफ द फील्ड। हमें एक्चुअली जो है एक तरह से डायपोल मोमेंट के बारे में पूछा है। आपको एक्चुअली क्वेश्चंस का यहाँ पे भी डायरेक्टली सॉल्व होता है। तो डायपोल मोमेंट जो है ओवर द थ्रू आउट द टाइम बिल्कुल जो है ऑब्वियसली अर्थ के अंदर डिक्रीज ही हो रहा है। आंसर भी ऑब्वियसली डिक्रीज रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर देखना है तब भी हमको पता चलता है कि सेक्युलर वेरिएशन ऑफ द डायपोल फील्ड, the dipole field exhibits secular variation of the intensity and the direction, and the calculation of the Gauss coefficient of the different historical epochs show a near linear decay of strength of dipole moment at the rate of 3.2% per century between the range and at the start of the 20th century obviously अब ये percentage change होगा, which is अब ये जो decay है, जो decrement है, it will increases up to the 5.8% per century during the last 80 years, and if it is continuous at the same almost linear rate, the field intensity would be zero in about another 2000 years. The cause of the quite rapid decay is intensity is not known, and it may be simply be part of the longer term fluctuations. However, another possibility is that the dipole moment may be decreasing preparatory to the next reversal of the geomagnetic field polarity. तो हाँ, जब हम बात कर रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ द जियोमैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व ओवर द लार्ज सेंचुरीज, तो ऑब्वियसली दैट लार्ज सेंचुरी वेरिएशंस को आपने सेक्युलर वेरिएशन बोला है। और जब ये ऑब्जर्वेशन देखा जाता है तो हमको पता चलता है कि ऑब्वियसली इसमें ये डायपोल मोमेंट एक तरह से बिल्कुल जो आपको डिक्रीजिंग कंटेक्स्ट में देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द टेम्परेचर वेरिएशन विद अल्टीट्यूड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ऑब्वियसली वी हैव द डिफरेंट लेयर्स फ्रॉम द ट्रोपोस्फीयर टू स्ट्रेटोस्फीयर टू मेसोस्फीयर टू थर्मोस्फीयर। तो वी हैव द 4 मेन लेयर्स, ठीक है। ट्रोपो आपके सरफेस के ऊपर, सरफेस और एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेन पार्ट एक्चुअली क्लाइमेटोलॉजी का है। बहुत बार किसी प्लानिटरी साइंस के बुक के अंदर भी मेंशन करते हैं या फिर फिजिकल जियोलॉजी के बुक के अंदर भी मेंशन करते हैं। मेनली ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। तो सरफेस के ऊपर ऑब्वियसली जो व्हाटएवर यू हैव द एटमॉस्फेयर एंड दिस आर योर एटमॉस्फेरिक लेयर ओनली, ठीक है। दिस आर द प्रिंसिपल लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एक ही टॉपिक अलग अलग कंटेक्स्ट में डिफरेंट बुक्स के अंदर जरूर अवेलेबल हो सकता है, पार्ट एक ही है। तो वी हैव द 4 मेन विच इज योर troposphere, then we have the obviously stratosphere, mesosphere and the thermosphere। अब थर्मोस्फीयर को फर्दर हम डिवाइड करते हैं हमेशा ही 2 के अंदर, क्योंकि मेजो इज मिडल वन, नीचे 2 है तो ऑब्वियसली ऊपर में 2 रहती है। इट इज योर थर्मोस्फीयर। लोअर थर्मोस्फीयर लेयर को जनरली बिल्कुल जो है हम बोलते हैं आयनोस्फीयर, एंड अपर को बोलते हैं हम एक्सोस्फीयर, ठीक है। आपको एक रेफरेंस याद रखना है, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के अंदर जो टेम्परेचर है, इफ यू लुक इट इन ट्रोपोस्फीयर, तो ट्रोपोस्फीयर के अंदर ऑब्वियसली बिल्कुल जो है टेम्परेचर रेड कलर का लाइन जो है 20 डिग्री से -10 डिग्री, -20, -40, तो इट इज गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है ट्रोपोस्फीयर में। देन ऑब्वियसली ये इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, अगेन ये डिक्रीज हो रहा है मेसोस्फीयर के अंदर, और अगेन ये इंक्रीज होगा थर्मोस्फीयर के अंदर। तो इट्स योर डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, खत्म काम, बस इतना ही याद रखना था। इट्स योर डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है, एक तरह से। और बस यही अगर रेफरेंस पता है तो चारों के चारों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये आप बिल्कुल जो पता लगा सकते हो। तो याद रखना है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड योर थर्मोस्फीयर। डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, खत्म काम, बाकी का नहीं याद रखा तो भी चलेगा। तो यहां पे देखते हैं इनमें से कौन सा बिल्कुल जो फॉलो करता है। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो एंड थर्मो। डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, खत्म काम, बस इतना ही याद रखना था। तो टेम्परेचर इंक्रीज इन बोथ, किस किस के अंदर इंक्रीज हो रहा है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर की इंक्रीज हो रहा है, ये करेक्ट है। लेकिन मेसोस्फीयर के अंदर ये एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है, ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ये रॉन्ग, ट्रू बोला था, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेस इन स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर डिक्रीज हो रहा है क्या? नहीं, उसके अंदर तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये गलत है। इंक्रीज इन मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर के अंदर बिल्कुल जो है एक तरह से एक हम बोल सकते हैं कि वहां पे डिक्रीज हो रहा है।
टेम्परेचर इंक्रीजेज इन स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर इंक्रीज हो रहा है, ये बात सच है। एंड डिक्रीजेज इन मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर के अंदर डिक्रीज हो रहा है, ये बात भी सच है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। टेम्परेचर डिक्रीजेज इन बोथ स्ट्रेटो एंड मेसो, स्ट्रेटो के अंदर तो इंक्रीज होता है, तो डिक्रीज की तो कोई बात ही नहीं है, मेसो के अंदर सिर्फ डिक्रीज होता है। तो ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो अकेला ही है बिल्कुल जो ट्रू है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर रिपीट आते हैं तो कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ 4 लेयर याद रखनी है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेजो और आपका थर्मो। याद रखना थर्मो फर्दर डिवाइडेड, इसलिए इसको मेजो बोलते हैं। मेजो का मतलब मिडिल होता है, नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 लेयर है, लेकिन उसको ऑब्वियसली कंबाइन किया जाता है थर्मो के अंदर। लोअर वन इज आयोनाइन, अपर वन इज योर एक्सो। बिल्कुल याद रखिए, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज और खत्म काम। बिल्कुल ठीक है, ये सेम है आपके जो पोलरिटी है उसके अंदर, बिल्कुल जो ब्रुनहेस मटुयामा गॉस गिलबर्ट है, नॉर्मल रिवर्स। बिल्कुल ठीक है, ब्रुनहेस मटुयामा गॉस एंड गिलबर्ट इज योर नॉर्मल नॉर्मल एंड द रिवर्स जो पोलरिटी है, बस उसी तरह से बिल्कुल ये भी है। तो ऑप्शन सी जो है इसके अंदर वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर पूछा है कि डिफ्लेक्शन ऑफ ओशन करंट इन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर एंड सदर्न हेमिस्फीयर के ओशन के करंट जो बिल्कुल जो है डिफ्लेक्ट होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? थर्मोहलाइन सर्कुलेशन की वजह से, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से, या फिर अल नीनो इफेक्ट की वजह से, या फिर मानसून इफेक्ट की वजह से। तो पहली बात तो मानसून और अल नीनो का करंट के ऊपर तो फिलहाल डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं वहां पे है बिल्कुल, तो डायरेक्ट उनकी वजह से डिफ्लेक्शन वगैरह कोई नहीं होता है। अब थर्मोहलाइन, थर्म यानी कि ऑब्वियसली हीट, टेम्परेचर, हलाइन यानी कि सैलिनिटी, सैलिनिटी का जब और टेम्परेचर का जब भी आप रिलेशन आते हो तो कहीं ना कहीं डेंसिटी का रेफरेंस होता है। ये तब हम बोलते हैं जब एक तरह से ग्रेटर डेप्थ, ग्रेट डेप्थ यहाँ पे भी है, ग्रेट डेप्थ यहाँ पे भी है, ग्रेट डेप्थ यहाँ पे भी है, तो नो मैटर वॉट एवर ग्रेट डेप्थ, उसका नॉर्थ और साउथ से बिल्कुल जो है कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो डीप ओशन करंट्स के बारे में जब एक तरह से हम बोलते हैं विद रेफरेंस टू योर डेंसिटी वेरिएशन दैट कॉज ड्यू टू द डीप ओशन सर्कुलेशन कॉज बाय द डिफरेंस इन योर टेम्परेचर एंड द सैलिनिटी इज सिंपली कॉल्ड एज योर थर्मोलाइन सर्कुलेशंस। और इस थर्मोलाइन सर्कुलेशंस की वजह से नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ओशन के करंट के अंदर कोई डिफ्लेक्शन विफ्लेक्शन नहीं आता है। ठीक है, सीधी सी बात। तो ऑप्शन 1 तो वहां पे आएगा ही नहीं। अल नीनो का ऑब्वियसली यहां पे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं, मॉनसून इफेक्ट का है। बचा अब कोरियोलिस इफेक्ट, तो ऑब्वियसली कोरियोलिस इफेक्ट जो अर्थ के रोटेशंस की वजह से बिल्कुल होता है, यही एक रिस्पॉन्सिबल है जो एक तरह से नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर दोनों विंड और एक तरह से ओशंस के इंटरेक्शंस के अंदर हम बोल सकते हैं कि ये डिफ्लेक्शन देता है। द कोरियोलिस इफेक्ट चेंजेस इन द इंटेंडेड पाथ टू द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई चीज अगर सीधी जा रही है तो ऑब्वियसली बिल्कुल जो है ये उसको चेंज करके बिल्कुल उसका पाथ डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, एक तरह से सिंपली। सो चेंजेस इन द इंटेंडेड पाथ और एक्चुअल पाथ और ओरिजिनल पाथ ऑफ अ मूविंग बॉडी नेम आफ्टर द गैस्पर्ड गस्टव द कोरियोलिस, द फ्रेंच इंजीनियर हु फर्स्ट कैलकुलेटेड इट्स इन्फ्लुएंस इन 1835। इट इज ऑफ्टन इनकरेक्टली कॉल्ड एज द कोरियोलिस फोर्स। अब इसको, ये कोरियोलिस इफेक्ट है, ये जो वर्ड है ये इफेक्ट है, बहुत बार इसको स्टेटमेंट्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, बुक्स के अंदर एज अ फोर्स बोला जाता है, इसलिए हम इसको सूडो फोर्स या फॉल्स फोर्स भी बोलते हैं, या एपरेंट फोर्स भी बोलते हैं, अलग अलग। इधर वी कैन से सूडो फोर्स और एपरेंट फोर्स और फॉल्स फोर्स, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स है नहीं, ये काइंड ऑफ इफेक्ट है। इट डज नॉट एक्सेलरेट अ मूविंग बॉडी, सो इट डज नॉट इन्फ्लुएंस बॉडी स्पीड, और क्योंकि अगर वो एक तरह से एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो वो कोई रियल फोर्स नहीं है, दैट्स व्हाई उसको सूडो फोर्स बोला जाता है। डायरेक्ट फोर्स नहीं, कोरियोलिस सूडो फोर्स या एपरेंट फोर्स, या फिर जो है एक तरह से फॉल्स फोर्स, या फिर सीधा सीधा इफेक्ट बोल देते हैं। एज अ रिजल्ट इट इज एन इफेक्ट एंड नॉट अ ट्रू फोर्स। द कोरियोलिस इफेक्ट कॉज मूविंग द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ टू फॉलो द कर्व्ड पाथ इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर एक्चुअली अब यहां पे एक स्लाइटली एक चीज है जो बहुत कॉन्सेंट्रेटली बिल्कुल जो समझनी जरूरी है। नदर्न में ओशन करंट राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं और सदर्न में लेफ्ट की तरफ, लेकिन ये जो लेफ्ट आप हमेशा इमेज के अंदर देखोगे या ड्रॉ करोगे तो ये लेफ्ट होता है विथ रेफरेंस टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यानी कि आप नहीं, ऑब्जर्वर यानी कि वहां पे जो ऑब्जर्वर है वो। फिलहाल मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी कोई भी ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर का जो एक तरह से व्यूइंग एंगल या मुंह है वो उस तरफ है, यानी कि टुवर्ड्स द नदर्न पोल की तरफ बिल्कुल है। अब यही ऐसे के वैसे अगर हम ऑब्जर्वर एक तरह से यहां पर रखे जिसका मुंह उसी तरफ है या फेस उस तरफ है बिल्कुल सेम, तब चीजें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो गए। ठीक है, एक तरह से इसको समझने में, क्योंकि बहुत सारे बुक्स के अंदर जो एक तरह से आपको इमेज दी जाती है वहां पे ऐसा लगेगा कि करंट्स अगर कोई स्ट्रेट पाथ के अंदर चला रहा है तो लेफ्ट बोल रहा है तो लेफ्ट ये साइड होगी, तो डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड, तो नहीं। एक्चुअली बहुत बार जो डिफ्लेक्शन ली गई है यहाँ पे, जो रेफरेंस या ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं, विच इज लाइक दिस।
अब ये होगा, ये तो राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ऐसा बोल रहे हैं कि नॉर्थ में भी बिल्कुल जो है राइट साइड में जा रहा है, और ये तो एक तरह से साउथ या सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी तो ये राइट साइड में जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे सब कुछ रोल है ऑब्जर्वर का। अभी नाउ दिस ऑब्जर्वर्स इज लुकिंग टुवर्ड्स योर साउथ पोल। अब इसको समझते हैं। द कोरियोलिस इफेक्ट कॉजिंग मूविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ। और ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो ऑब्वियसली जो अर्थ का एक तरह से रोटेशन होता है, उस रोटेशन की वजह से ये इफेक्ट इनिशिएट होता है। The Coriolis effect cause moving the object of the earth to follow the curved path. In the northern hemisphere, an object will follow the path towards the right of its intended और बिल्कुल जो है actual path. In southern hemisphere, the object will follow the path to the left of the its intended direction. या ओरिजिनल पाथ जो है उससे बिल्कुल जो लेफ्ट साइड में बिल्कुल कर्व फॉर्म के अंदर बिल्कुल वो जाता रहेगा. The direction right and left are the viewer's perspective. लुकिंग इन द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग. तो जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहा है, व्यूअर किस डायरेक्शन में बिल्कुल देख रहा है, उस पर्सपेक्टिव से एक्चुअली सभी इमेजेस कोरियोलिस इफेक्ट की ड्रॉ की गई है, या बुक्स के अंदर या नेट के ऊपर मिलेगी. नहीं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही ऐसा होगा कि भाई दोनों साइड या मेजॉरिटी ऑफ के अंदर बिल्कुल जो अच्छा एरो तो दोनों साइड को राइट राइट को दे दिए है बिल्कुल, तो ये कैसा लेफ्ट राइट हुआ? तो ऐसा नहीं है. ठीक है, दैट्स वाई ये रेफरेंस थोड़ा सा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए. तो ऑब्वियसली ये आपका नदन है, ये आपका सदन है. नदन में एक तरह से जो भी इंटेंडेड या फिर बिल्कुल एक्चुअल पाथ है ओशन के करंट का, वो अर्थ के रोटेशन की वजह से ना थोड़ा सा राइट साइड में बिल्कुल जो है एक तरह से कर्व पाथ के अंदर चला जाता है, नॉर्थ में राइट साइड के अंदर. लेकिन इस साउथ के अंदर बिल्कुल जो है एक तरह से वो लेफ्ट साइड में चला जाता है. लेकिन इस लेफ्ट को समझने के लिए ऑब्जर्वर को समझना होगा, ऑब्जर्वर और जो व्यूअर है उसका. तो ऑब्वियसली ये उसका एक तरह से, इसका राइट साइड नाउ दिस वन और इसका लेफ्ट साइड नाउ दिस वन बिल्कुल. तो ऑब्जर्वर का व्यूइंग बिल्कुल जो है किस साइड में, इसके अकॉर्डिंग नाउ दिस वन. तो मेजॉरिटी ऑफ बुक के अंदर जब भी आप कोरियोलिस को बिल्कुल देखोगे तो हो सकता है आपको बिल्कुल जो है कुछ इस तरह के एरो दिखे जो कि दोनों बिल्कुल राइट साइड में हो, लेफ्ट साइड में ना हो. हाँ, किसी किसी बिल्कुल डिजिटाइज कंटेक्स्ट के अंदर बिल्कुल जो है इसको प्रोमिनेंटली एक तरह से लेफ्ट राइट प्रॉपर्ली बोला गया हो. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. जब तक पूरा चैप्टर या बुक या कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ लेते हो तब तक इमेज को बिल्कुल जो है रॉन्गली कंसिडर मत करना. ठीक है, एक तरह से. सो ऑब्वियसली कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ही बिल्कुल जो है ये सब चीजें हो रहा है. यानी कि नदन के अंदर आपके ओशन करंट्स जो है राइट साइड में, एंड सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर बिल्कुल जो है लेफ्ट साइड के अंदर ये एक तरह से डेविएट हो रहे हैं. सो द कोरियोलिस इफेक्ट एक्ट ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट. However, it is much more pronounced an object traveling long distance, especially north or south, and this is why the Coriolis effect has a dramatic effect on the atmospheric circulations के ऊपर भी and as well as moving ocean currents के ऊपर भी. तो हमारे कंटेक्स्ट के अंदर हमें moving ocean current के बारे में बिल्कुल बोला है, लेकिन ये कॉम्बिनेशंस के अंदर भी ये काम करता है, ना कि सिर्फ कोरियोलिस इफेक्ट. ऐसे बहुत सारे बिल्कुल जो है एक तरह से इफेक्ट्स है जो कि कंबाइनली एटमॉस्फेयर एंड ओशंस के अंदर बिल्कुल जो है काम करते हैं. द कोरियोलिस इफेक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ अर्थ्स रोटेशन टुवर्ड्स द इट्स. तो ऑब्वियसली अगर कोरियोलिस इफेक्ट इनिशिएट क्यों होता है, तो अर्थ के रोटेशन के वजह से कोरियोलिस इफेक्ट बिल्कुल इनिशिएट होता है, जो कि नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर बिल्कुल जो है किसी भी स्ट्रेट लाइन में जाने वाले को कर्व शेप के अंदर राइट साइड में मूव कर देता है, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर बिल्कुल जो है उसी को एक तरह से लेफ्ट साइड में मूव कर देता है. लेकिन सिर्फ डायग्राम क्रॉस अच्छे से बिल्कुल देखना, अगर ये एरो इस तरफ है तो रेफरेंस किसी और कंटेक्स्ट में मेंशन किया होगा. ठीक है, एक तरह से. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. देखते हैं नेक्स्ट वन. ओके, सो ये है क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर पूछा है कि सुनामी क्या है. ग्रेविटी वेव है, कैपिलरी वेव है, अकॉस्टिक वेव है, इंटरनल वेव है. अकॉस्टिक या सोनिक वेव का तो सुनामी के साथ ऑब्वियसली कोई लेना देना, वो लॉगिंग वॉगिंग के अंदर आता है. ठीक है, एक तरह से. इंटरनल वगैरह या फिर जो है बहुत बार सिस्मिक वगैरह के लिए वर्ड वगैरह यूज में लिए जाते हैं ओल्ड बुक्स के अंदर, वो भी नहीं. अब रही बात ग्रेविटी एंड कैपिलरी, सीधी सी बात है, सुनामी को आप अलग अलग नामों से भी जानते हो. इसी को एक्चुअली ग्रेविटी वेव के अंदर बोला जाता है. तो यही आपके बिल्कुल जो है एक तरह से ग्रेविटी वेव के तौर पे भी बिल्कुल हम बोलते हैं. इसी को आप बिल्कुल जो सिस्मिक सी वेव भी बोलते हो, सिस्मिक सी वेव, या इसी को आप डिस्ट्रक्टिव वेव के नाम से भी जानते हो, डिस्ट्रक्टिव वेव के नाम से भी बिल्कुल जानते हो. अब सुनामी एक तरीके का जापानीज वर्ड है, जहां पे सु का मतलब होता है हार्बर. ठीक है, और ऑब्वियसली नामी का मतलब होता है आपकी वेव.
ठीक है। तो ऑब्वियसली जो भी एक तरह से सभी को पता है, जो सडन चेंजेस होते हैं ओशानिक टोपोग्राफी के अंदर, जो सी फ्लोर के ऊपर बिल्कुल जो है ड्यू टू द मेजॉरिटी ऑफ टाइम फॉल्ट्स और किसी भी सिस्मिक इवेंट की वजह से इनिशिएट होते हैं, उसी की वजह से बिल्कुल जो आपकी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सुनामीज इनिशिएट होती है। अब यहाँ पे एक और चीज है जहाँ पे आपको वेव्स वेव्स बोला है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का ये भी कंफ्यूजन होता है कि वेव्स क्या है और टाइड्स क्या है। तो ऑब्वियसली दो अलग अलग चीजें हैं। सिंपल वेव हम बोले तो आपके ओशन के सरफेस के ऊपर बिल्कुल जो एक तरह से अंडुलेशंस होते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड, बिल्कुल ठीक है, उनको वेव्स बोला जाता है। टाइड्स सीधी सी बात है एक रिदमिक राइज एंड फॉल को एक तरह से बोला जाता है, जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक तरह से चेंजिंग अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून की वजह से इनिशिएट होता है। वेव्स को आप बेसिकली क्लासिफाई करते हो लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ऑर्बिटल वेव्स, अलग अलग तरीके के बिल्कुल वेव्स होते हो, और इनको अलग अलग कंटेक्स्ट में भी बिल्कुल जो बाद में फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि ओशंस के अंदर बहुत ज्यादा डीपर हो तो उसको आप डीप वाटर वेव्स बोलते हैं, अगर कोई शालो हो तो हम उनको जनरली शालो वाटर वेव्स बोलते हैं। जनरली एक तरह से विंड जनरेटेड के कंटेक्स्ट में भी आते हैं, सुनामी या सिस्मिक वेव भी इसी के अंदर आते हैं, और टाइडल वेव्स भी बिल्कुल इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, एक तरह से। अब इन्हीं में से बिल्कुल जो है एक तरह से जैसे कि हमने बोला कि भाई सुनामी फिर क्या है, तो सुनामी की अगर हम बात करें तो सुनामी एक तरह से हम कंसिडर करते हैं आपके ग्रेविटी वेव को। तो पहले समझ लेते हैं। देखिए दीज आर सम, जैसे कैपिलरी वेव है, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स फॉर कैपिलरी वेव्स जो है वो कोएजेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। लेकिन अब कैपिलरी वेव्स को भी आप एक तरह से बिल्कुल जो है जनरली इन कुछ ग्रेविटी वेव्स से कंपेयर कर सकते हो, या फिर जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हो। जनरली डिस्टिंग्विश के लिए जो है वो वेवलेंथ होता है क्या, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर आपको कैपिलरी पूछा है, इसलिए नहीं पूछते तो कोई दिक्कत नहीं। तो जनरली कैपिलरी वेव और ग्रेविटी वेव के अंदर जो मेजर डिफरेंस की हम बात करें, बोथ आर योर विंड जनरेटेड वेव्स। कैपिलरी वेव्स और ग्रेविटी वेव्स के अंदर बिल्कुल जो है वो आपका वेवलेंथ, इफ अगर वेवलेंथ ऑफ वेव इज लेस देन 1.74 सेंटीमीटर के कंटेक्स्ट में आता है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्मॉल वेव के कंटेक्स्ट में आता है, जनरली वी से इट्स अ कैपिलरी वेव। लेकिन वहीं पे अगर वेवलेंथ अगर एक्सीड कर जाता है 1.74 सेंटीमीटर, वेव की जो वेवलेंथ होती है उसके बारे में बात चल रही है, तो जनरली वी कंसीडर एज एन यूर ग्रेविटी वेव के अंदर बिल्कुल जो है कंसीडर करते हैं। ओशनोग्राफी का मेन पार्ट है, वहां पे आपको क्लियरली देखने को मिल जाता है। अब आपके सुनामी की अगर बात करें, यानी कि सिस्मिक सी वेव की अगर बात करें, ऑब्वियसली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग ऑफ द सी फ्लोर, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, मेजॉरिटी ऑफ बिल्कुल 99% आपका सिस्मिक एक्टिविटी और फॉल्टिंग वगैरह होता है। रिस्टोरिंग फोर्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली ग्रेविटी के तौर पे बिल्कुल, क्योंकि वेव ही ग्रेविटी है, तो ऑब्वियसली रिस्टोरिंग फोर्स भी बिल्कुल जो है यहाँ पे एक तरह से हमारा ग्रेविटी ही होता है। अगेन इफ वी कंसिडर द सुनामी यानी कि टाइप ऑफ वेव, द रिस्टोरिंग फोर्स विल कंसिडर एज एन बिल्कुल जो है ग्रेविटी, एक्चुअली इट कम्स अंडर योर ग्रेविटी वेव के अंदर। लेकिन याद रखना ग्रेविटी के साथ साथ बिल्कुल जो है कुछ पार्ट इसका बिल्कुल जो है हम बोल सकते हैं कि विंड जनरेटेड वेव के कंटेक्स्ट में भी आता है। फिलहाल अगर कंफ्यूजन होता है तो दोनों को सेपरेट रखिए। ओके, तो सुनामी क्या है, तो ऑब्वियसली आपकी बिल्कुल जो है ग्रेविटी वेव का एक पार्ट है, हम बोल सकते हैं ग्रेविटी वेव का। और इसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो जनरली सरफेस वेव्स समटाइम्स कॉल्ड द ग्रेविटी वेव्स, surface waves, and tsunamis are the surface wave with obviously slightly some different characters. देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 जिसके अंदर पूछा है कि द प्लैनेट विच कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सोलर सिस्टम इज। अब सोलर सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा एंगुलर मोमेंटम अगर किसी का है तो वो सन का है, लेकिन प्लैनेट पूछा है तो ऑब्वियसली वो भी गिवन अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, उसमें से सबसे ज्यादा बिल्कुल अगर एंगुलर मोमेंटम अगर किसी का है तो वो है ऑब्वियसली यहाँ पे जुपिटर का। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम सिंपली हम बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक तरह से रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की, जहां पे वो एक तरह से जो भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बिल्कुल विथ सम टाइम एंगुलर वेलोसिटी, वो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है एक एंगुलर मोमेंटम निकाल के देता है। ठीक है, सिंपली बिल्कुल ये। और अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो सबसे ज्यादा the moment of inertia of the planet about the sun is computed by inserting the mass of the planet and its orbital. Obviously mass is an important factor बिल्कुल for this, लेकिन अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम बात करें तो this is Jupiter is a special case in account for the over 70% मास सभी प्लैनेट्स के अंदर बिल्कुल जो जुपिटर का है, और ऑब्वियसली ग्रेटर देन 60 और मोर देन बिल्कुल जो है 60% ऑफ द एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल जो है जुपिटर का है इन द स्पेशल केस। बिल्कुल प्लैनेट्स में जो भी बिल्कुल ऑप्शंस दिए उनके कंटेक्स्ट में सबसे ज्यादा, तो ऑब्वियसली जुपिटर इज योर फाइनल आंसर। ओके, या अगर विथ रेफरेंस टू मास और बाकी का अगर देखना है तब भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा बिल्कुल जो है हम बोल सकते हैं कि भाई
कौन सा प्लैनेट है जिसका एंगुलर मोमेंटम पूरे सोलर सिस्टम के अंदर बिल्कुल एज एन मैक्सिमम एंगुलर मोमेंट के तौर पे बिल्कुल अगर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो वो है आपका जुपिटर। ओके, और हाँ, वहां पे मास की भी जरूरत पड़ती है। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन नंबर 9 जिसके अंदर पूछा है कि द डिपोजिशनल फीचर दैट फॉर्म्स, पहले तो डिपोजिशनल फीचर है, एल्वियल फेल्ट डिपोजिशनल फीचर है क्या? हाँ, नेचुरल लेवी, डेल्टा, पॉइंट वार सभी डिपोजिशनल फीचर्स है, चारों के चारों। दैट फॉर्म्स वेयर द स्ट्रीम इमर्जेस फ्रॉम अ माउंटेनियस रीजन। ऑब्वियसली किसी भी स्ट्रीम या रिवर की बिल्कुल जो लाइफ साइकिल के अंदर कुछ स्टेजेस होती है। माउंटेनियस रीजन के अंदर ऑब्वियसली वो यूथ होती है, पेनी प्लेन के अंदर ऑब्वियसली वो मैच्योर हो जाती है, और ऑब्वियसली बिल्कुल जो ओशन के अंदर मिट होती है, यानी कि एक तरह से आपके एचुरी के अब आगे, तो हम जनरली उसको ओल्ड वगैरह बोल देते हैं। अब क्वेश्चन माउंटेनियस का है तो जनरली यहाँ का है ना मैच्योर का बिल्कुल ना ओल्ड का। पॉइंट बार्स, डेल्टा, डेल्टा ऑब्वियसली ओल्ड के अंदर फॉर्म होते हैं तो ऑब्वियसली कोई रिलेटेड नहीं। पॉइंट बार जनरली आपको मैच्योर स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं, मिंडर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। नेचुरली भी बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्लड प्लेन्स के अंदर जनरली मैच्योर स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी रिलेशन नहीं। माउंटेनियस रीजन्स के अंदर बिल्कुल जो है एक तरह से एल्यूवियल फैंस वगैरह जो है एक तरह से फॉर्म होते हैं, या फिर जो है एक तरह से फुट हिल के पास बिल्कुल जो है डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जनरली ऑब्वियसली यहाँ पे जो ऑप्शन है ए वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जिसके अंदर पूछा है कि हैंगिंग वैली आर फॉर्म बाय द जियोलॉजिकल एक्शन ऑफ। रिवर की वजह से हैंगिंग वैली नहीं बनती, ग्लेशियर की वजह से ही बनती है, ओशन और विंड की वजह से नहीं। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द ग्लेशियर लैंडफॉर्म, बिल्कुल ठीक है एक तरह से। तो ये थे गेट 2011 के जियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर देखते हैं इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस।